अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। नहीं, थैंक यू अली, इतना अच्छा लग रहा है इतने अरसे के बाद आपसे बात करने को। टाइम मिला है, आपको टाइम मिला है। नहीं मैम, हर वक्त हाजिर है। मैम कोरोना की वजह से घरों में मुकीत होकर रह गए हैं, तो किस तरह का टाइम गुजर रहा है? कोई सीजन वगैरह देख रही हैं या और कोई एक्टिविटीज है, कोई बुक पढ़ रही हैं, क्या वो है बुक्स तो मसरूफियात है आजकल? आपको पता है कि मेरी जो आदत है, लेकिन एक्चुअली मेरा टाइम वैसे ही गुजर रहा है जैसे पहले गुजरता था। तो आपको पता है कि मैं और मेरे बच्चे ऐसे भी घर में रहना पसंद करते हैं, तो जी हमारी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आया। सिर्फ ये है कि अब मुझे एक्सक्यूज नहीं बनाना पड़ता जब कोई खाने पे बुलाता है या मीटिंग पे, तो अब मैं कहती हूँ नहीं कोरोना हुआ है। तो ये एक अच्छा एक बहाना मिल गया है, क्योंकि हमारी वैसी ही लाइफ है। क्योंकि हमारा अब तो काफी अरसे से मैं ऐसे भी रिमोट ही काम कर रही हूँ, तो बस किताबें देख रहे हैं। सीजन प्रॉब्लम ये है कि 3 बच्चों के साथ तीनों की पसंद का सीजन देखना पड़ता है और फिर ओह, हर एक के साथ एग्री करना पड़ता है, तो लड़ाइयाँ बहुत होती हैं क्योंकि अगर एक की तरफदारी करें तो दूसरा कहता है कि नहीं मेरा प्रोग्राम। तो काफी डिबेट काफी चल रही है। कुछ 3+1 शो चल रहा है हमारे घर में आजकल। बहुत मुश्किल काम है 3 अलग बहुत मुश्किल पार्टियों को काम है। संभालना। आप सोच नहीं सकते कि इधर आप समझें कि आप इफ यू थिंक अबाउट इट कि नबील गबोल, आजमा बुखारी और शरियार आफरीदी तीनों बैठे हुए हैं मेरे घर में। इस तरह है कुछ चक्कर। तो मैम कोई नई बुक, कोई नई डिफरेंट बुक कोई पढ़ रही है आजकल? देखो भाई, आजकल तो मैं हर एक कुछ कहती हूँ कि ये दोबारा मैं पढ़ रही हूँ। और एक एल्टन जॉन, बड़े पुराने हमारे बड़े मशहूर सिंगर थे यहाँ के, उनकी किताब पढ़ी हूँ। और एक ये किताब पढ़ रही हूँ, उसको मैंने कॉफी गिरा दिया है, डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेटेड, डेमोक्रेसी इंक। और अगर कोई भी समझना चाहता है कि दुनिया में जमहूरियत के साथ क्या खिलवाड़ होता जी है और मैम। कितने तरीके से होता है, तो ये किताब जरूर पढ़ें। डेमोक्रेसी इंक है। और ये बेसिकली ये इस बारे में बात करते हैं, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में हम कहते हैं कि सिलेक्टेड सिलेक्टर्स इसका गेम। ये बताता है इस किताब में कि एक्चुअली पीछे से मीडिया और जो कौन सी कुव्वतें होती हैं जिसकी वजह से इस किस्म की डिक्टेटोरियल रेजीम्स आती हैं। यानी अब हिटलर टाइप लोग सामने नहीं होते, लगता है कि जी डेमोक्रेसी है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं होती। सही। मैम आते हैं जरा थोड़ा सा इसके दूसरी तरफ। एक वीडियो आपकी आजकल बहुत ज्यादा एक वायरल हुई हुई है, वकार जका साहब के साथ कुछ दिन पहले आपका इंटरव्यू था, उसमें से कोई एक क्लिप है जो बहुत मशहूर हुआ है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उसकी हकीकत क्या है? क्या मसला था, क्या सवाल था, क्या ऐसी बात थी जो इतना वायरल हुआ है वो? उसकी हकीकत ये है कि वो एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू था। और हमने रिकॉर्डेड इंटरव्यू इसलिए किया क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जब मैं पाकिस्तान में भी काम करती थी तो मेरी खुशनसीबी है कि जितने लोग मेरे इर्द गिर्द थे वो हमेशा मुझे फोन करके या आप जैसे लोग कह देते थे कि इससे दूर रहे उससे दूर रहे, मैम आपको ये नहीं पता, नहीं इसको नहीं इंटरव्यू देना या इससे बात नहीं करनी। और बिल्कुल। काफी दफा जब कोई मेरा नंबर मांगता था तो लोगों को ये नहीं पता, लेकिन हम किसी और लड़के का नंबर दे देते थे और हम कहते थे जी ये नंबर इनसे ले लें, पर वो मेरा नंबर नहीं होता था। एक और आदत आप लोगों को भी पता है कि मेरी वो पश्तून आदत है कि अगर कोई बहुत प्यार से और बहुत ज्यादा कहे कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, तो मुझसे मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ और एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो इस मौके पे ऐसा हुआ कि हमारे कुछ एसओपीज हैं, हमारा कोई तरीका है जहां हमें एक ईमेल आती है, इंटरव्यू रिक्वेस्ट आती है और फिर हम उनके लिए अगर छानबीन करके अगर टीम कहे कि दे दें इनको इंटरव्यू तो फिर हम दे देते हैं। जी इन साहब के लिए हमारे इधर एक डॉक्टर दोस्त हैं, बड़े अच्छे माकूली से मुझे लगा, मतलब माकूली फैमिली है। उन्होंने मुझे कोई 3 बार रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा देखें, एतराज कर दिया मेरी टीम ने। उन्होंने कहा मैम आपको नहीं पता, हम आपको बता भी नहीं सकते, आप छोड़ें। तो मैंने ना कर दी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि देखिए आप इतनी माकूल बातें करती हैं, आप इतनी फिलोसॉफिकल बातें करती हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग आपकी आवाज सुने। तो इसकी एक सर्टन मखसूस तबके में और कराची में बड़ा इसकी फॉलोइंग है। मैंने कहा मुझे तो सिर्फ ये पता है कि इसको मार पिटती रहती है, मैंने कभी प्रोग्राम नहीं देखा। एनीवे उसके भी मैसेजेस आए वॉइस नोट्स की, जी हम बड़ी तमीज से करेंगे, कोई अच्छी हरकत नहीं होगी, अच्छा आप रिकॉर्डेड दे दीजिए, तो आपको जो बात अच्छी ना लगे, लगे आपको कि ये बात नहीं है तो आप बोल दीजिएगा, हम नहीं चलाएंगे। अच्छा हमने घंटे का उनको टाइम दिया, वो बोलते गए बोलते गए बोलते गए, आखिर में मैंने कहा देखो इफ्तारी का टाइम है,
तो अब बस करें, क्योंकि मैंने घंटे से ज्यादा उनको टाइम दे दिया था जो उनका बनता नहीं था, और यहाँ पे हमारी जो अफ्तारी का टाइम होता है। तो मैंने डॉक्टर साहब को उसके बाद मैसेज किया, मैंने कहा तौबा, वो तो चुप ही नहीं कर रहा था, तो अभी देखिए अफ्तारी को 5 मिनट रहते हैं, ये बात हुई। ये जो वकार है, इसने मुझको वो भेजा, लिंक भेजा, जो आप लोगों ने भी देखा है, कि उसने कहा ये प्री रिकॉर्डेड है, बता दीजिए क्या काटूं। तो मैंने जी, कहा बेटा प्राइवेट तुमने, अपलोड करने के बाद आपने वो देखा भी है? नहीं, मैंने बिल्कुल जो आपस में जो बातचीत हुई वो मैंने, आपने तो देखा है। तो मैंने जब प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू आया तो उन्होंने कहा कि बता दीजिए क्या इसमें, मैंने कहा ये बात मत चलाओ तुम, क्योंकि ये बात जो है, ये परफॉर्मेंस वाली बात, ये तुमने पाकिस्तान में रहना है, तुमने फिर मार खानी है क्या? तो मैंने वो कहा कि काट दे। मैंने उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा तुमने जो मुझे सख्त सवाल किए बेशक मत काटो, मैंने किताब लिखी है, मैं हर चीज को ऑन करती हूँ, लेकिन ये काट दो तुम। उसने कहा श्योर, जवाब दिया श्योर। और मेरे जो ये डॉक्टर साहब हैं उनको भी, और बिलाल जो मेरा पी है उसके साथ भी कम्युनिकेशन हुई। दूसरे दिन मैं सुबह उठती हूँ तो ये वायरल क्लिप चल रहा है, और अजीब से कटा हुआ है कि वो मगरिब वाली, क्योंकि मेरे सामने तो उसने ये नहीं कहा कि माफी मांगो। और मुझे, आपको पता है कि प्यार व्यार में हम बहुत बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हम बदमाशी किसी की नहीं मानते। तो मेरे मुंह पे कौन मुझे कह सकता है कि माफी मांगो? तो वो उसने बाद में एडिट करके, और मुझे अफसोस इस बात पे नहीं हुआ अली के मेरे बारे में कोई बात करे, या मैं हर चीज बर्दाश्त कर, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि आप, मैं, मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तानी किसी शख्स पे एतबार कर सकूं, कि कोई मुझसे झूठ ना बोले, फ्रॉड ना करे, मेरी साख्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एक्चुअली जिनको खुश करना चाह रहे थे उधर से फिर उनको पीएम हाउस से कॉल्स आई हैं, जहां नंबर बनाना चाह रहे थे, अब एफआई पीएम हाउस उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि लोग जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है, एक तो मैं, बार बार लोग मुझसे झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। अब जाहिर है, अब और मुझे कभी कोई कहेगा कि जी मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इंटरव्यू रिक्वेस्ट दें, तो मैं कहूंगी ना बाबा ना। मैं पहले ही एक मेरा एतबार, ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। तो माशरा हमारा इतना झूठ पे मबनी है, इतना फ्रॉड करता है कुछ दिनों की रेटिंग्स के लिए। मतलब देखिए, आप रेहाम खान को नहीं डैमेज कर सकते, लोगों ने बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन मेरा जो है ना एतबार, वो खत्म हो जाता है। और मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तानी नौजवान जो है, पाकिस्तानी कौम जो है, उसके ऊपर एतबार भी कर सकूं और उनमें इन्वेस्ट भी कर सकूं। तो ये जरा अफसोस की बात है। नहीं, वो एथिकली एक जर्नलिस्टिक एथिक्स भी होते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड ये कोई गुफ्तगू ऐसी हो रिकॉर्डिंग में, अगर गेस्ट की हो कि ये नहीं चलाना है आपने, तो फिर वो बाउंड हो जाता है, जो भी होस्ट होता है, जो भी होता है, वो बाउंड होता है उस चीज का, कि उस क्लिप को या उस फिक्रे को ऑफ द रिकॉर्ड को निकाल दे उसमें से। ये नॉर्मली एथिक्स हैं। आपको और एथिक्स मैंने तो इसलिए, क्योंकि मैं जानती हूँ पाकिस्तान में आजकल प्रेस फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप लोग सारे यूट्यूब पे आए हुए हैं। तो बड़े बड़े लोगों को नहीं है, और इसकी तो एक रेपुटेशन है मार खाने की। मुझे तो पता था क्या होगा। देखिए, इस वक्त ये बात को चलाना उसी का अपना नुकसान है, उसने तो पाकिस्तान में रहना है। और आजकल यूट्यूबर्स को बड़ा इंसेंटिव दिया जा रहा है। देखो, रेहाम खान को आप गाली देंगे ना, आपको 2 मिनट की रेटिंग मिलेगी, या आपको, लेकिन आपको, जिन्होंने आपको इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको ज्यादा नुकसानात हो जाएंगे। तो मैंने तो उसके भले के लिए कहा कि काटो, मुझे क्या नुकसान हो सकता है। और दूसरा, हमारा माशरा बेसिकली मुनाफकत पे बेस्ड है। मैंने बाय द वे, उसमें आपने मुझसे जो पूछा है, तो मैंने तो डायरेक्टली कोई अटैक भी नहीं किया। आपने मुझे 2 बंदों में चूज करने को कहा, मैंने चूज कर दिया। जाहिर है भाई, मेरी जो औलाद है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का बायस है, मैं बहुत बड़ी नेमत समझती हूँ। तो चाहे जो कुछ भी मेरे साथ जिंदगी में हुआ हो, लेकिन जो मेरी औलाद है वो मेरे पहले शौहर की वजह से है। तो मेरे लिए तो ये जाहिर है, इससे बड़ी खुशी कोई है ही नहीं। तो बाकी जो कुछ है, मैंने सबको हर कुछ माफ कर दिया है। लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मैं यही जवाब दूंगी। सही। अच्छा, मैं फ्रांसिक रिपोर्ट भी जारी हो गई है चीनी और आटे के बहरान के हवाले से। फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद आमतौर पर ये तस्वुर था, ये ख्याल था कि जो जिम्मेदार हैं उनको सजा भी मिलेगी। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक जहांगीर तरीन को फ्रेम किया जा रहा है, कोई सिर्फ फ्रेम करके छोड़ दिया जाएगा, कोई सजा नहीं होगी, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? जो कैबिनेट के अंदर दूसरे लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब भी किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, तो उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर पैनामा में आप वाकई प्रूव कर लेते, या कोई पैसा ले आते, या उनको कोई
कुछ उसका आउटकम होता, उसका आउटकम कुछ नहीं हुआ। इस वक्त बात यह है कि पैनामा का जब JIT बनी, उसमें पैनामा के ऊपर तो आप कुछ नहीं ला सके नवाज शरीफ के ऊपर। आपने कामा की टेक्निकलिटी इस्तेमाल की और उनको जेल तो की, लेकिन एक शख्स जो कि एक्चुअली जेल में था आज इंग्लैंड में बैठा है और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये सारी सियासी इंतकाम और सियासी खेल था। यानी कि कैसे है कि वो दिसंबर से बाहर बैठे हैं और कोई जिन्होंने उनको भेजना था उन्होंने बाहर भेज दिया। अब जो भी आप सियासी कार्रवाई के ऊपर कोई भी कमीशन लाएंगे या कोई भी नैब का काम होगा या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसका फायदा अवाम को क्या है? अवाम को तो ना पहले केसेस से कोई अरबों का पैसा वापस आया, अवाम को तो चीनी महंगी ही पड़ी। अवाम ने तो 70 से 90 रुपए की चीनी खरीदी और अवाम अब जो कोरोना क्राइसिस में है, जगह जगह हमारा प्राइम मिनिस्टर चंदा भी मांग रहा है, भीख भी मांग रहा है। आज हमारी अवाम को ये शुगर का जो इन्होंने लूटा हुआ माल है वो तो वापस नहीं आया ना। जो अरबों का माल है वो शुगर माफिया को अगर आपने पकड़ना ही था तो उन्हें कहे ना कि माल वापस करें। प्रॉब्लम इसमें यह है कि दोनों तरीकों में अगर फॉर एग्जांपल आप जहांगीर तरीन की ये जो बलि चढ़ा रहे हैं, वो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनको बकरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फायदा आवाम को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वजीर आजम पाकिस्तान के पास अगला इलेक्शन में भी एक स्लोगन होगा, करप्शन करप्शन करप्शन। और पाकिस्तान का मसला अगले इलेक्शन में भी अगर ये हो कि जी करप्शन हमने रोकी, पहले उस माफिया को रोका, अब इस माफिया को रोका, तो इससे तो किसी का पेट नहीं भरेगा ना, इससे तो किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। पहले लोग 2 रोटियां से 1 रोटी पे आए, अब आधी रोटी पे आएंगे। तो ये जब अपना टेन्योर खत्म करेंगे तो कहें, जब उनसे पूछेंगे कि तुमने BRT बना ली, कहेंगे नहीं। उनका रोजगार दे दिया, कहेंगे नहीं। इनसे पूछेंगे आपने क्या किया, कहेंगे देखो पहले एक माफिया को पकड़ा, फिर दूसरी माफिया को पकड़ा, करप्शन करप्शन। तो ये करप्शन का जो एक नारा है ना, ये जो धोखा है करप्शन का, जब किसी हुकूमत को गिराना होता है, जब किसी को सेव करना होता है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज ये एक फेक नारा है। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है जो कि बड़ी मैं देख रही हूँ कि वो ये है कि 29 मई अभी आने वाला है और 29 मई को एक नोटिफिकेशन आनी थी। इनमें से किसी को नहीं पता कि वो नोटिफिकेशन आ गई है, छप गई है, कोई मसला है। किसी से पूछे आप, किसी से पूछ लें, किसी एंकर से पूछ लें, किसी PMLN लीडर से पूछ लें, PTI से पूछें, किसी को नहीं पता। मतलब हाइट ऑफ कंफ्यूजन है। अब 29 मई से पहले मुझे लग रहा है कि कुछ जो चीजें करवानी है, 18वीं तरमीम हो जाए, कुछ और भी बातें हैं। आपने देखा हर जगह की ओहदों पे ये कर्नल की कहानी, कहाँ हर तरफ ही एक कोई मेजर, कोई ब्रिगेडियर, कोई जर्नल की कहानी है, वो हर जगह एक कहानी है। तो वो कहानियां हो सकता है 29 मई के बाद और सी बहुत कहानियां विजिलेंट पोस्ट क्रिएट करनी हो। और इनको तो जैसी अहमकाना हरकतें करें, इनको विजिलेंस की जरूरत है भी। हम एक्चुअली बाजवा साहब को कुछ नहीं कह सकते, दोनों बाजवा साहब को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सियासतदान जब इतनी अहमकाना हरकतें करें, मतलब एक सियासतदान को यही नहीं पता हो कि 24 करोड़ अवाम नहीं है, 22 करोड़ अवाम है, और वो रेलवे का मिनिस्टर हो और वो खुद कह रहा हो रेलवे खोलो, तो उसके ऊपर तो फिर बनता है ना कि कोई आर्मी के लड़के को बिठाएं विजिलेंस के लिए, यानी कि इनके सुपरविजन की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जहांगीर तरीन साहब एक इशारा दे चुके थे पहले कि बेटा ये हुकूमत में तुम मेरी वजह से आए हो, मैं तोड़ तोड़ के लाया हूँ अपने जहाज में, जिस तरह तुम्हें झूले दिए थे इस तरह अब ये 60% बंदा मैं लेके आया हूँ, ये वो इशारा दे चुके हैं। इसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब की वजह से आपकी हुकूमत खड़ी है, उनको भी पता चल गया है कि सूबा साउथ पंजाब के कोई वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले, और अब उनका नाम माफिया में भी डाला जा रहा है। और इमरान साहब नए लाडले होंगे, खुसरो बख्तियार साहब बड़े पुराने लाडले हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा लाडला जो पंजाब में है वो तो ऑब्वियसली परवेज इलाही साहब की फैमिली है। परवेज इलाही साहब की फैमिली की वजह से, उनकी फैमिली की वजह से, उनकी पार्टी की वजह से नहीं, उनकी मैं पर्सनल उर्स की वजह से आपको पंजाब असेंबली मिली हुई है। अब ये गेम खेलना ही बड़ी खतरनाक बात थी। देखो जब कोई बैसाखियों पे आए ना और बैसाखियों पे चल रहा हो तो उसको केयरफुल होना चाहिए कि कोई भी किसी वक्त आपको टांग मार के आपकी बैसाखी हटा सकता है। तो इस वक्त ये जो किया है, मुझे नहीं लगता कि इमरान साहब ने खुद ये करप्शन की जो अजब ATM की गजब कहानी जो सामने आई है, ये खुद इन्होंने नहीं की। ये मुझे लगता है कि उधर ही से आई है जहां से इनको लाया गया उन्होंने। और ये भी मुमकिन है कि इसकी वजह से इमरान की हुकूमत गिर जाए।
ज्यादा मुमकिनात इसके हैं कि अपनी पसंद का चीफ मिनिस्टर आ जाए। इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है, नंबर 1 प्रायोरिटी है कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जाए। इसमें सिवाय इमरान साहब के और उनकी फैमिली के, उस्मान बुज़दार को कोई वहां पे देखना नहीं चाहता। और वहां पे बहुत हैवी प्रेजेंस है उन लोगों की जो कि बेहतर चला भी सकते हैं, और इस वक्त कोरोना के टाइम्स में और भी बेहतर चलाने की एक बहुत अर्जेंट नीड है। दूसरी जरूरत जो है वो ये है कि डिफेंस बजट, और डिफेंस बजट को 18वीं तरमीम के साथ टाई इन करके पिंडी इसके बारे में बात करना चाह रही है, और भी गवर्नर रूल सिंध के ऊपर भी बातें हो रही हैं। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना जरूरी है। इमरान एक्चुअली एज सच मसला नहीं है। अगर इमरान साहब सर्जिकल मास्क पहन के बैठ जाएं और कुछ ना करें, बाकी सबने तो पहन के बैठ गए हैं, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। फिर वो आराम से 1 साल तो पक्का निकाल लेंगे, क्योंकि सेनेट को जब आएंगे तो सेनेट में कुछ और सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन जब हो जाएगी तो कुछ और फिर टारगेट्स हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 1 साल तक तो इमरान एज सच इज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि कुर्सी पे कौन आता है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि अवाम इस वक्त साउथ एशिया में, हमें बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 पे है कोरोना केसेस में। और आप पिंडी बाजार हो, राजा बाजार हो या जैनब मार्केट हो, आप खोल के बैठे हुए हैं। अब हम क्या बोलें, हम कैसे बताएं कि ईद पे जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, ईद के नए जोड़े या ईद की नई जूते से बहुत ज्यादा ये जरूरी है। लेकिन कोई इतनी मोहब्बत ही करे अवाम से कि अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी औलाद समझे तो ऐसा करे। इनको कुर्सी का मेनिया है, इनको कोरोना की कोई होश ही नहीं है। सही मैम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए टाइम निकालने का। इंशाल्लाह आपको तंग करते रहेंगे, मजीद भी वक्तन फवक्तन आपसे गाइडेंस भी लेते रहेंगे और आपका टाइम भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अली।